स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। यदि आपको किताबों से प्यार है, आप किताबें पढ़ना व सुनना पसंद करते हैं, तो ये चैनल है खास आपके लिए। स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा भाग 15 से, जिसका शीर्षक है संग्राम संवाद। इसमें हम जानेंगे स्वामी जी के जीवन की और भी बहुत सी हृदय स्पर्शी बातें। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैनल पर आपको और भी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका विवरण आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन्हें जरूर सुनिए, आपको पसंद आएंगी। आगे भी इस चैनल पर आपको अनेक रोचक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें सुनने को मिलेंगी। इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस घर की बाहरी तस्वीर, जिसमें स्वामी जी का लालन पालन हुआ था तथा जिस पर उनके पिता की काकी अर्थात चाची ने मुकदमा दायर किया था। विस्तृत घटनाओं की जानकारी के लिए आप इस चैनल पर उपलब्ध किताब तोड़ो कारा तोड़ो सुन सकते हैं। इस छायाचित्र के नीचे लिखा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता में दरिया टोना में दत्त परिवार का यह पुश्तैनी मकान अब तीर्थ स्थली है। इसी घर में 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ। मामले मुकदमे से जर्जरित और बहुविभक्त इस विशाल मकान का रामकृष्ण मिशन की कोशिशों से पुनरुद्धार करवाया गया है। अधिग्रहण के समय दत्त कोठी के मुख्य प्रवेश द्वार की खस्ता हालत इस तस्वीर से ही स्पष्ट है। इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्वामी जी की जो तस्वीर देख पा रहे हैं, उसका विस्तृत विवरण आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 15 जनवरी 1897 को विदेश से कोलंबो वापस आने के बाद किसी समय यह तस्वीर खींची गई थी। उस बार स्वामी जी कोलंबो में 4 दिन रुके थे। एक पुराने प्रिंट पर फोटोग्राफर का नाम लिखा हुआ है, A.W. एंड्री कोलंबो। बाद में कोलंबो विश्वविद्यालय की अध्यापिका मिसेज पूनम गुलासिंगम ने फोटोग्राफर एंड्री के उत्तराधिकारियों को ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। गवेषिका का ख्याल है कि कोलंबो में उतारी गई इन 3 तस्वीरों में एक तस्वीर 16 जनवरी 1897 को और बाकी की दोनों तस्वीरें 3 दिन बाद 19 जनवरी 1897 को खींची गई थी। स्वामी जी के पत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ग्रीन एकर इन इलियट मैन, 31 जुलाई 1894। यह एक बड़ी सराय और खलिहान भंडार है। यहाँ ईसाई वैज्ञानिकों ने अपनी समिति की बैठक आयोजित की है। जिस महिला के दिमाग में पहले इस सभा की कल्पना आई थी, उन्होंने पिछले वसंत में न्यूयॉर्क में मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यह जगह काफी सुंदर और ठंडी है, इसमें कोई संदेह नहीं। साथ ही शिकागो के मेरे बहुतेरे मित्र यहाँ मौजूद हैं। मिसेज मिले और मिस स्टकहैम की बातें तुम लोगों को याद होंगी। वे दोनों और कई अन्य सज्जन स्त्री पुरुष नदी तट पर खुली जगह में तंबू गाड़ कर रह रहे हैं। वे सब लोग काफी स्फूर्ति में हैं और कभी कभी वे सभी दिन भर, जिसे तुम लोग वैज्ञानिक पोशाक कहते हो, वही पहने रहते हैं। व्याख्यान प्राय हर दिन होते हैं। बोस्टन से मिस्टर किलविल नामक एक व्यक्ति यहाँ आए हैं। लोगों का कहना है कि वे हर दिन ही भावाविष्ट होकर व्याख्यान देते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ की संपादिका, जो जिमी मिल्स प्रासाद की ऊपरी मंजिल में रहती थीं, यहाँ आकर रहने लगी हैं। वे उपासना का संचालन करती हैं और मनोबल के सहारे सभी प्रकार के व्यायाम को बेहतर बनाने की शिक्षा देती हैं। लगता है ये लोग जल्दी ही अंधों को चक्षुदान और इस प्रकार के कई कार्य संपन्न करने वाले हैं। कुल मिलाकर यह सम्मेलन अद्भुत है। ये लोग समाज के बंधे बंधाए नियमों की खास परवाह नहीं करते। सभी पूरी तरह स्वाधीन ढंग से काफी आनंद में है। मिसेज मिल्स काफी प्रतिभा संपन्न महिला हैं। अन्य अनेक महिलाएं भी उन्हीं की तरह हैं। डेट्राइट वासिनी, अन्य एक उच्च शिक्षित महिला, सागर तट से 15 मील दूरवर्ती एक द्वीप में मुझे ले जाने वाली है। आशा करता हूं कि वहां हमारा समय परमानंद में बीतेगा। मिस आर्थर स्मिथ भी यही है। मिस गर्नरसी सोया मस्कट से अपने घर चली गई हैं। मैं यहां से शायद एनिस कोयम चला जाऊंगा। यह जगह सुंदर और मनोरम है। यहाँ नहाने की अतिशय सुविधा है। कोरा स्टॉक साहब ने मेरे लिए नहाने की एक पोशाक बनवा दी है। मैं भी अब बिल्कुल बतख की तरह पानी में उतरकर नहाने का आनंद लिया करता हूँ। बोस्टन के मिस्टर वुड भी यहाँ मौजूद हैं। वे तुम लोगों के संप्रदाय के प्रमुख पंडा हैं,
लेकिन वर्लपुल महोदय के संप्रदाय युक्त होने में उन्हें विशेष आपत्ति है। इसलिए वे अपने नाम के साथ दार्शनिक, रासायनिक, भौतिक, आध्यात्मिक वगैरह और भी कितने कितने विशेषण जोड़कर अपने को मनःशक्ति प्रभाव से आरोग्य दिलाने वाले यानी मनोचिकित्सक के रूप में परिचित कराना चाहते थे। कल यहाँ एक भयंकर तूफान उठा था। उस वजह से तंबुओं की उत्तम मध्यम चिकित्सा हो गई है। जिस बड़े तंबू के नीचे उन लोगों के ये व्याख्यान चल रहे थे, इस चिकित्सा के हमले से उसकी आध्यात्मिकता इतनी बढ़ गई है कि वह मृत्य लोक की दृष्टि से पूरी तरह अंतर्निहित हो गई। प्राय 200 कुर्सियां आध्यात्मिक भाव से गदगद होकर जमीन के चारों तरफ नृत्य करने लगी थीं। मिल्स कंपनी की मिसेज फिक्स हर दिन सुबह एक क्लास लेती हैं और मिसेज मिल्स इस पूरी जगह मानो उछलती कूदती व्यस्त रहती हैं। वे सभी लोग परम आनंद में मग्न हैं। खासकर कोरा को देखकर मैं खूब खुश हुआ हूं। पिछली सर्दी के मौसम में उन लोगों ने काफी कष्ट सहा है। अब थोड़ा बहुत आनंद मनाना उसके लिए बेहतर ही होगा। तंबू में वे लोग जैसे आजादी से रहते हैं, तुम लोग सुनोगे तो विस्मित होगे। वैसे ये सभी लोग बेहद भले और श्रद्धात्मा हैं, बस जरा खाम ख्याली हैं, और क्या। मैं यहाँ अगले शनिवार तक हूँ। अभी उस दिन रात को छावनी के सभी लोग एक चीड़ के पेड़ तले सोने पहुंच गए। मैं हर रोज सुबह इसी पेड़ तले हिंदू मुद्रा में बैठकर इन लोगों को व्याख्यान देता हूँ। उस रात मैं भी उन लोगों के साथ चला गया था। तारक खचित आकाश तले जननी धरित्री की गोद में सोते हुए रात काफी आनंद से गुजरी थी। मैंने तो इस आनंद को पूरा पूरा उपभोग किया। साल भर जी तोड़ मेहनत के बाद यह रात कितनी सुखद बीती। जमीन पर सोना, जंगल में पेड़ तले बैठकर ध्यान करना, कितना सुख था। तुम लोगों को क्या बताऊं, जो लोग सराय में ठहरे हैं वे सभी लोग कमोबेश समृद्ध हैं और तंबू के लोग स्वस्थ, सबल, शुद्ध और निश्चल स्त्री पुरुष हैं। मैं उन सभी लोगों को शिबोम हम करना सिखाता हूँ और वे लोग इसकी आवृत्ति करते रहते हैं। सभी कितने सरल और शुद्ध तथा साहसी हैं। इसलिए उन लोगों को शिक्षा देकर मैं भी परम आनंद और गौरव महसूस करता हूँ। भगवान को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे निःस्व कर दिया। ईश्वर को धन्यवाद कि उन्होंने इन तंबू वासियों को दरिद्र बनाया है। शौकीन बाबू लोग और शौकीन महिलाएं होटल में निवास करती हैं, लेकिन तंबू वासियों की नसें मानो लोहे की बनी हुई हैं। मन मोटे मोटे 3 परतों वाले इस्पात से तैयार किया गया है और उन लोगों की आत्मा अग्निमय है। कल जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और आंधी तूफान ने सारा कुछ उलट पलट डाला था, तब ये ही वीर हृदय व्यक्तिगण आत्मा की अनंत महिमा में विश्वास दृढ़ रखकर आंधी तूफान उन लोगों को उड़ा न ले जाए, इस कोशिश में वे अपनी अपनी तंबू की रस्सी थामे झूल गए। तुम लोग अगर यह दृश्य देख पाते तो तुम लोगों का हृदय प्रशस्त और उन्नत हो उठता। मैं इन लोगों की कर्म कुशलता देखने के लिए 50 कोस तक चलकर जाने को प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूं तुम लोग अपने सुंदर ग्राम निवास में खूब आनंद से हो। मेरे लिए पल भर भी परेशान न होना। वे मुझे देखेंगे ही देखेंगे, और अगर न भी देखें तो मैं निश्चित जान लूंगा कि मेरे जाने का समय हो गया है और मैं खुश खुश चला जाऊंगा। हे माधव, बहुतेरे लोग तुम्हें काफी कुछ देते हैं। मैं ठहरा गरीब। मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल यह शरीर, मन और आत्मा है। यह सब मैं तुम्हारे चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। हे जग ब्रह्मांड के अधीश्वर, आपको दया करके यह सब ग्रहण करना ही होगा। अगर तुमने लेने से इनकार कर दिया तो नहीं चलेगा, इसलिए मैंने अपना सर्वस्व चिरकाल के लिए दे डाला है। एक बात और, ये लोग कितने शुष्क किस्म के लोग हैं और समग्र जगत में ऐसे खूब कम लोग ही हैं जो शुष्क नहीं हैं। वे लोग माधव अर्थात भगवान जो रस स्वरूप है, इस बात को बिल्कुल नहीं समझते। वे लोग या तो ज्ञान की खिचड़ी या झाड़ फूक करने वाले रोग निवारक ओझा या टेबल पर भूत उतारने वाले डायर विद्या वगैरह के पीछे दौड़ते हैं। इस देश में प्रेम, स्वाधीनता, तेज के बारे में जितनी बातें सुनाई देती हैं उतनी और कहीं सुनने में नहीं आती, लेकिन यहाँ के लोग यह सब जितना समझते हैं उतना और कहीं नहीं। यहाँ ईश्वर के बारे में धारणा है, वह या तो सभयम वज्र मुद्यतम या रोग आरामकारी शक्ति विशेष
या फिर किसी प्रकार का स्पंदन वगैरह है। प्रभु इन लोगों का मंगल करें। ये लोग दिन रात तोते की तरह प्रेम 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 करके चीखते रहते हैं। अगला पत्र, ग्रीन एकर, मैन, 11 अगस्त 1894। अब तक ग्रीन एकर में ही हूं। यह जगह खासी मोहक लगी। सभी लोग सहृदय हैं। केनिलवर्थ की मिसेज प्रेट नामक एक शिकागो वासिनी महिला मेरे प्रति विशेष रूप से आकृष्ट होकर मुझे $500 देना चाहती हैं। मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन मुझे यह वचन देना पड़ा है कि मुझे जब भी पैसों की जरूरत होगी मैं उन्हें बताऊंगा। आशा करता हूं भगवान मुझे ऐसी स्थिति में कभी न डालें। एकमात्र उनकी ही सहायता मेरे लिए पर्याप्त है। कलकत्ता से फोनोग्राफ के पहुंचने की खबर भी अभी नहीं आई। आगामी शरद काल में मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा। न्यूयॉर्क बेहद आकर्षक स्थान है। वहां के लोगों में जो अध्यवसाय है अन्य नगरवासियों में नजर नहीं आता। अगला पत्र, एनिस कोयम, मैसाचुसेट्स, 20 अगस्त 1894। मैं थोड़ी नीरवता चाहता हूं, लेकिन लगता है कि प्रभु की ऐसी इच्छा नहीं है। ग्रीन एकर में हर दिन औसत 7 से 8 घंटे तक बकबक करना पड़ा है। यही मेरा विश्राम था, लेकिन यह सब तो प्रभु का ही काम है, इसलिए मेरे उद्यम में कोई कमी नहीं आई। अगला पत्र, एनिस कोयम, मैसाचुसेट्स, 20 अगस्त 1894। मैं पुनः बैगली लोगों के साथ हूं। वे लोग यथारीति सहृदय हैं। प्रोफेसर राइट यहाँ नहीं थे, लेकिन परसों ही वे यहाँ आ पहुंचे हैं और मिलजुल कर एक संग रहते हुए हमारा समय अच्छा बीत रहा है। एवनस्टन के मिस्टर ब्रैडली, जिनसे तुम्हारी एवनस्टन में भेंट हुई थी, यहीं थे। कई दिनों खूब नौका विहार किया गया और एक शाम तो नाव उलट गई। सारे कपड़े लत्ते और बाकी सब भीग कर सराबोर हो गया। ग्रीन एकर में मेरे दिन काफी मजे में गुजरे। ये सभी लोग निष्ठापरायण और सहृदय हैं। मैं सोच रहा हूं कि न्यूयॉर्क लौट जाऊं या फिर बोस्टन में मिसेज उली बुल के पास। संभवतः तुमने इस देश के विख्यात वायलिन वादक मिस्टर उली बुल के बारे में सुना हो। ये उनकी विधवा पत्नी है। ये महिला काफी धर्मशीला हैं। वे कैम्ब्रिज में रहती हैं और भारत से लाई हुई नक्काशीदार लकड़ियों से तैयार किया गया उनका एक सुंदर बैठक घर भी है। वे चाहती हैं कि मैं जब कभी उनके यहाँ जाऊं और उनके बैठक घर का अपने व्याख्यान के लिए इस्तेमाल करूं। वैसे बोस्टन हर विषय के लिए काफी बृहद क्षेत्र है, लेकिन बोस्टन के लोग कुछ भी जितना तत्परता से ग्रहण करते हैं, उसी तत्परता से त्याग भी देते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क वासी जरा ढीले ढाले होते हुए भी जब भी कोई चीज पकड़ते हैं तब उसे नहीं छोड़ते। मेरा स्वास्थ्य लगातार ठीक ही है। आशा करता हूं कि भविष्य में भी अच्छा ही जाएगा। मेरे संचय से खर्च करने की कोई वजह अभी तक नहीं घटी, फिर भी मैं काफी मजे में समय गुजार रहा हूं। अर्थ संबंधी सभी परिकल्पनाएं मैंने त्याग कर दी हैं। अब केवल मामूली सा भोजन और सिर पर थोड़ी सी छांव मिल जाए, मैं पूरी तरह तृप्त रहूंगा और अपना काम करता जाऊंगा। संभवतः इससे पहले के पत्र में मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कैसे मैं पेड़ तले सोया, पेड़ तले रहा और धर्म प्रचार किया। इसके अलावा कम से कम कई एक दिनों के लिए और एक बार फिर स्वर्गीय परिवेश में अपने को पाने का सौभाग्य मिला। अगला पत्र, एनिस कोयम, 23 अगस्त 1894। सर्वजन के लिए यह जीवन बेहद झुंझलाहट भरा है। मैं लगभग अक्षम हूं। मैं भागकर जाऊं भी तो कहां जाऊं। भारत में मैं जनगण से घिरा रहूंगा। भीड़ मेरे पीछे दौड़ती हुई मेरा जीवन हैरान परेशान कर देगी। 1 आउंस यश के लिए 1 पाउंड शांति और पवित्रता अर्पित करनी पड़ती है। पहले मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। इस तरह के प्रचार से मैं पूर्ण रूप से विरक्त हूं। मुझे अपने पर भी विरक्ति होती है। प्रभु जरूर मुझे शांति और पवित्रता की राह दिखाएंगे। क्यों? मां, मैं तुम्हारे सामने निश्चल रूप में स्वीकार करता हूं कि कोई भी इंसान जनता के बीच जीवन नहीं गुजार सकता, यहां तक कि धर्म जगत में भी नहीं। प्रतियोगिता का दैत्य हर समय ही मन की प्रशांति को कुरेदने खरोंचने लगता है। जो लोग किसी विशेष मतवाद के प्रचार में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, वे लोग यह कभी महसूस नहीं कर सकते। वे लोग तो जानते ही नहीं कि धर्म क्या है,
लेकिन जो लोग ईश्वर की तलाश में घूमते हैं और जिनके दिमाग में दुनियावी स्वार्थ नहीं है, वे लोग हर पल यही महसूस करते हैं कि नाम यश की हर बूंद पवित्रता के विनिमय से ही संग्रहित होती है। प्रभु मेरी सहायता करें, मैं अपने से भी बेहद नाराज हूं। अच्छा, यह दुनिया ऐसी क्यों है कि अपने को सबके सामने न धकेलो तो कोई काम नहीं होता। कहीं गोपन में या अदृश्य रहकर किसी की नजरों में आए बिना इंसान काम क्यों नहीं कर सकता। अरे हाँ, तुम्हें बता दूं कि टॉमस ए कैम्पिस की किताब का एक मोहक संस्करण मेरे हाथ लगा है। वह वृद्ध सन्यासी मुझे बेहद प्रिय है। अवगुंठन की आड़ में जो होता है उसका आकस्मिक दर्शन लाभ किया था उन्होंने। बहुत कम लोगों को ही ऐसा मौका मिलता है। मेरी दृष्टि में यही धर्म है। यह किसी वाक्य वागीश का कर्म नहीं है। यही मेरी राय है और मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं इस किस्म के मुखौटेधारी वाक्य वागीशों से दूर रहना चाहता हूं। ये लोग टॉमस ए कैम्पिस की सुंदर दुनिया से काफी दूर है। अगला पत्र मैग्नोलिया, मैसाचुसेट्स, 28 अगस्त 1894। भारत के लोगों को मैंने लिख दिया है कि वे लोग मुझे लगातार पत्र लिख लिख कर परेशान न करें। अब वे लोग क्यों पत्र लिखते हैं? जब मैं भारत परिभ्रमण पर था तब तो किसी ने भी मुझे पत्र नहीं लिखा। अब वे लोग अमेरिका में मुझे हड़बड़ी में आएं बाएं लिखकर अपनी अतिरिक्त शक्ति क्यों खर्च करते हैं? यहाँ वहां जहां भी मेरा समूचा जीवन परिव्राजक का जीवन है, मुझे कोई हड़बड़ी भी नहीं है। मेरे दिमाग में मूर्खों जैसी जो परिकल्पना थी वह सन्यासी को शोभा नहीं देती। वह मैंने परित्याग कर दिया है। अब मैं जीवन को सहज भाव से लेना चाहता हूँ। मुझे कोई अशोभन जल्दबाजी नहीं है। माँ, तुम याद रखना, उत्तर मेरू में जाकर भी मैं स्थिर नहीं हो पाऊंगा। मुझे घूमते भटकते ही समय बिताना होगा। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा धर्म है। इसलिए भारतवर्ष, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कहीं भी मैं जाऊं, कहीं भी मैं रहूं, मुझे कोई परवाह नहीं। पिछले 2 वर्षों से मैं ऐसी जाति में विचरण करता रहा हूं जिनकी भाषा तक मैं नहीं बोल पाता। मेरे पिता नहीं है, माँ नहीं है, भाई नहीं, बहन नहीं, मित्र नहीं, शत्रु नहीं, घर नहीं, देश नहीं। शाश्वत की खोज में मैं महज परिव्राजक हूं जो ईश्वर के अलावा अन्य किसी की भी सहायता नहीं चाहता। अगला पत्र एनिस्कोयम, मैसाचुसेट्स, 31 अगस्त 1894। तुम तो जानती हो, रुपए रखना, यहां तक कि रुपए छूना तक मेरे लिए अति मुश्किल है। यह मेरे लिए अतिशय खिजाने वाला काम है और इससे मेरा मन बेहद नीचे गिर जाता है। इस वजह से अपना पक्ष का और रुपए पैसे संबंधी मामलों का बंदोबस्त करने के लिए संघबद्ध होकर तुम लोगों को एक समिति स्थापित करनी होगी। यहाँ जो सब मेरे मित्र बंधु हैं, वे लोग ही मेरे लिए रुपए पैसों का इंतजाम करते रहे हैं। अब इन रुपए पैसों के भयानक हंगामे से रिहाई पा जाऊं तो मैं चैन की सांस लूं। अगला पत्र होटल वेलव्यू, बॉस्टन, 13 सितंबर 1894। स्वदेश से स्वीकृति आ चुकी है, इसलिए प्रभु अपने सेवक के अहंकार को बढ़ावा देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं तो इसी बात से खुश हूं कि उन लोगों ने मुझे जो स्वीकृति दी है वह मेरी वजह से नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है कि तिरस्कार में नहीं, प्रशंसा में ही व्यक्ति की उन्नति होती है। देश के संदर्भ में भी यही सच है। जरा सोचकर देखो, मेरे और मेरे दरिद्र देश के प्रति कारण अकारण कितने ही तिरस्कार बरसते रहे हैं। लोगों ने ईसाइयों या उनके धर्म मत या उनके प्रचारकों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सभी लोग आपस में मित्र की तरह रहते आए हैं। अस्तु माँ, तुम देख लेना, कोई विदेशी अगर कोई एक अच्छी बात कहे तो भारत का कितना मंगल हो सकता है। मेरे मामूली कार्य के लिए अमेरिका वासियों ने जो स्वीकृति दी है उसमें भी उन लोगों का भला ही हुआ है। लाखों लाखों दलित, निंदित, दरिद्र भारतवासियों का दिन रात तिरस्कार न करके उन लोगों से 2-1 अच्छी बात की जाए। हर देश से मैं यही भीख मांगता हूँ। संभव हो तो उन लोगों की मदद करो। अगर मदद न कर सको तो कम से कम गाली गलौच देना तो बंद करो। अगला पत्र बॉस्टन, 13 सितंबर 1894। लगभग हफ्ते भर हुआ इस होटल में हूं।
अभी बोस्टन में कुछ और दिन रहूंगा। गाउन तो इतने सारे पड़े हैं, मगर वह सब ढोकर ले जाना आसान नहीं है। एमिस्कोयम में जब बेतरह भीग गया था, तब वही अच्छी वाली काली पोशाक पहने था जो तुम्हें बेहद पसंद है। ऐसा लगता है कि यह कभी नष्ट नहीं होने वाली। मेरे निर्गुण ब्रह्म ध्यान में यह समा गई है। मैं खाना बदोश की तरह घूमता ही रहता हूँ। अभी हाल में एब्यू लिखित तिब्बती घुमंतु लामाओं का विवरण पढ़कर मुझे मजा आया। हमारे सन्यासी संप्रदाय का यथार्थ चित्रण है। लेखक कहता है कि ये अद्भुत लोग होते हैं, अपनी मनमर्जी से आकर हाजिर हो जाते हैं। चाहे जो भी व्यक्ति हो उसके यहाँ, चाहे निमंत्रित हो या अनिमंत्रित, बस खाने में जुट जाते हैं। जब जहां मन हो रहते हैं, जब जहां मन हो चल देते हैं। ऐसा कोई पहाड़ नहीं जो उन लोगों ने आरोहण नहीं किया, ऐसी कोई नदी नहीं जो उन लोगों ने पार नहीं की, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसकी उन लोगों को जानकारी न हो, ऐसी कोई भाषा नहीं जो वे न जानते हों। लेखक की राय में जिस शक्ति की वजह से तमाम ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उसी का छोटा सा हिस्सा भगवान ने इन लोगों को भी सौंप दिया है। आज यह घुमंतु लामा लिखने की धुन में आकर सीधे एक दुकान पर पहुंचा। लिखने की विभिन्न सामग्रियों के साथ बटन लगी लकड़ी की एक छोटी सी दवात और एक पोर्टफोलियो भी खरीद लाया है। शुभ संकल्प है। मेरा ख्याल है पिछले महीने भारत से ढेरों पत्र आए हैं। मेरे देशवासियों ने मेरे कामकाज की इतनी तारीफ की है कि मैं खुश हो गया हूँ। उन लोगों ने काफी कुछ किया है। इसके अलावा लिखने को और कुछ नहीं सूझ रहा है। प्रोफेसर राइट, उनकी पत्नी और बच्चों ने मेरी काफी खातिर तवज्जो की है, जैसा वे लोग हमेशा ही करते आए हैं। भाषा में उनके प्रति कृतज्ञता मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। बीच में भयंकर सर्दी ने जकड़ लिया था, अब लगभग विदा हो चुकी है। नींद न आने के बारे में भी मैं क्रिश्चियन साइंस का ही अनुसरण कर रहा हूं। अच्छा फल भी मिला है। अगला पत्र, बोस्टन, 11 सितंबर 1894। बेटी, इन दिनों मैं बोस्टन में कई जगह व्याख्यान दे रहा हूं। अब एक ऐसी जगह चाहिए जहां बैठकर मैं अपने भाव विचार लिपिबद्ध कर सकूं। व्याख्यान बहुत हुए, अब मैं लिखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे न्यूयॉर्क जाना होगा। मिसेज गार्नसी ने मेरे प्रति काफी सदैव बर्ताव किया था। वे हमेशा ही मेरी मदद करने को इच्छुक रहती हैं। मैंने सोचा है कि उनके यहाँ बैठे बैठे किताब लिखूंगा। अगला पत्र, बोस्टन, 21 सितंबर 1894। मैं लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिर रहा हूँ। हर वक्त काम करता रहता हूँ, व्याख्यान दे रहा हूँ, क्लासें ले रहा हूँ और लोगों को तरह तरह की वेदांत शिक्षाएं दे रहा हूँ। मैंने जो पुस्तक लिखने का संकल्प किया है, अभी तक उसकी लाइन भी नहीं लिख पाया हूँ। संभव है बाद में यह हाथ काम में ले सकूंगा। यहाँ के उदार मतावलंबियों में मुझे कई परम मित्र मिल गए हैं। दकियानुसी ईसाइयों में भी कुछ एक ऐसे लोग मिल गए हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही भारत लौटूंगा। इस देश को तो काफी खंगाल लिया, खासकर अतिरिक्त श्रम ने मेरी सेहत को काफी कमजोर कर दिया है। जनसाधारण के सामने बड़े बड़े व्याख्यान देते हुए और किसी एक जगह स्थिर होकर न बैठने की वजह से लगातार अफरा तफरी में यहां से वहां घूमते रहने की वजह से कमजोरी आने लगी है। अस्तु, समझ गए न कि मैं जल्दी ही लौट रहा हूं। यहां मैं कुछ एक लोगों का अत्यंत प्रिय हो उठा हूं और इन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वे लोग जरूर यही चाहेंगे कि मैं यहां हमेशा के लिए बस जाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि अखबार में नाम छपना और सर्वसाधारण के बीच काम करते रहने की वजह से नकली लोक मान्यता तो बहुत हुई। अब और क्यों, मुझे इन सब की कतई इच्छा नहीं है। किसी भी देश के अधिकांश लोग कभी भी महज सहानुभूतिवश लोगों का उपकार नहीं करते। हमारी जाति की तुलना में पाश्चात्य लोग अधिक कंजूस होते हैं। यह बात मैं दिल से विश्वास करता हूं कि एशियावासी दुनिया की सभी जातियों से कहीं अधिक दानशील होते हैं, लेकिन वे बेचारे बेहद गरीब होते हैं। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, 25 सितंबर 1894। मठ के सभी लोगों के लिए लिखा गया पत्र। इस देश में गर्मी के दिनों में सभी लोग दरिया किनारे जाते हैं।
मैं भी गया था, लेकिन दूसरों के कंधे पर सवार। इन लोगों में नाव और जहाज चलाने का नशा होता है। यहाँ याट नामक एक किस्म के छोटे छोटे जहाज होते हैं। जवान बूढ़े जिनके पास भी पैसा है, उन लोगों के पास इस किस्म का एक जहाज होता है। उन्हीं जहाजों का पाल खोलकर लोग दरिया में घूमते हैं, फिर घर लौटकर खाते पीते हैं, नाचते कूदते हैं। गाना बजाना तो दिन रात चलता रहता है। पियानो के शोर से घर में चैन से बैठना मुहाल होता है। यह जो GW हेल हैं, इन्हीं के पते पर पत्र भेजो। चलो उन लोगों के बारे में कुछ बताऊं। हेल और उनकी पत्नी दोनों काफी बूढ़े हैं। उनकी 2 बेटियां, 2 भतीजियां, एक बेटा है। बेटा कमाई करने के लिए किसी दूसरी जगह रहता है। इन लोगों के देश में लड़की का रिश्ता ही रिश्ता कहलाता है। बेटा तो विवाह करके पराया हो जाता है। बेटी का पति बार बार पत्नी के पीहर पहुंच जाता है। इन लोगों का कहना है, पुत्र का जब तक विवाह नहीं होता तभी तक वह पुत्र होता है। लेकिन बेटी हमेशा बेटी बनी रहती है। चारों ही युवतियां हैं, शादी ब्याह नहीं किया। इस देश में ब्याह में काफी हंगामा है। पहले तो मन मुताबिक दूल्हा चाहिए, दूसरे पैसा चाहिए। लड़के कमबख्त मजे लेने में अतिशय धाकड़ हैं, मगर शादी की जिम्मेदारी से भागते हैं। जवान लड़कियां किसी को पटा ही लेती हैं, लड़के जाल में फंसना नहीं चाहते। इसी ढंग से चलते चलते किसी तरह लव हो जाता है, तब जाकर शादी होती है। हेल दंपत्ति साधारण प्राणी हैं, लेकिन हेल की बेटियां रूपसी हैं। अमीर आदमी की बेटियां हैं, यूनिवर्सिटी गर्ल हैं, नाच गाने पियानो बजाने में अद्वितीय हैं। कई कई छोकरे उन लोगों के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। उन लोगों की ऊंची पसंद के दायरे में नहीं आते। लगता है कि वे लड़कियां अब शादी ब्याह नहीं करेंगी। मेरे संस्पर्श में आकर उनमें घोर वैराग्य जाग उठा है। आजकल वे लोग ब्रह्म चिंता में निमग्न हैं। मैरी और हैरियट बेटियां हैं। दूसरी हैरियट और इसाबेल भतीजियां हैं। दोनों बेटियों के बालों का रंग सुनहरा है, यानी वे लोग ब्लॉन्ड हैं, और दोनों भतीजियां ब्रॉनेट यानी काले बालों वाली हैं। जूते सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक ये लोग सभी कामों में माहिर हैं। भतीजों के पास पैसा नहीं है, वे दोनों कहीं किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं। बेटियां कोई कमाई नहीं करती। वैसे इस देश की बहुतेरी लड़कियां कमाती हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं रहती। करोड़पति का बेटा भी कुछ कमाता है, ब्याह करता है और किराए पर अलग घर लेकर रहता है। हेल की बेटियां मुझे दादा कहकर बुलाती हैं, मैं उन लोगों को माँ बुलाता हूँ। मेरा सारा सामान उन्हीं लोगों के घर में पड़ा है। मैं चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां रहूं, मेरा सामान उनके घर में ही रहता है। वही लोग सामान सुव्यवस्थित रखते हैं। इस देश के लड़के बचपन से ही कमाना शुरू कर देते हैं। लड़कियां यूनिवर्सिटी में लिखाई पढ़ाई करती हैं, इसलिए व्याख्यानों में 50% लड़कियां नजर आती हैं। छोकरों को उनसे एक छदाम भी नहीं मिलता। इस देश में भूत बुलाने वाले लोग भी खूब हैं। मीडियम वह होता है जो भूतों को बुलाता है। मीडियम एक पर्दे की आड़ में जाता है और पर्दे के अंदर से भूत निकलने लगता है, हर रंग के बड़े छोटे भूत। मैंने कुछ एक देखे जरूर, लेकिन मुझे तो ठगबाजी ही लगी। अब कुछ और भूतों को देखकर मैं किसी फैसले पर पहुंचूंगा। ऐसे कुछ भूत बुलाने वाले मेरी काफी श्रद्धा करते हैं। दूसरे हैं क्रिश्चियन सान्यस। यही हैं आजकल के खास दल, हर जगह मिल जाते हैं। ये लोग फैलते जा रहे हैं, पुरातन पंथियों की छाती में कांटे चुभो रहे हैं। ये लोग वेदांती हैं, यानी इन लोगों ने अद्वैतवाद के कुछ एक मत इकट्ठा करके बाइबल में घुसेड़ दिया है और सोहम सोहम बुदबुदाते हुए रोग बीमारी दूर कर देते हैं। ये सभी लोग मेरी भी काफी खातिर करते हैं। आजकल इस देश में पुरातन पंथी त्राही त्राही कर रहे हैं। अब यहाँ डेविल वारशिप खास नहीं चलता। मुझसे ये कमबख्त यम की तरह डरते हैं। कहते हैं पता नहीं कहां से तो यह कमबख्त आ जुटा। दुनिया भर के औरत मर्द इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। पुरातन पंथियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की तदबीर कर रहा है। मुझ में आग धधक उठी है और गुरु कृपा से
मुझ में जो आग धधकने लगी है अब वह बुझने वाली नहीं है। वक्त के साथ इन पुरातन पंथियों का दम निकल जाएगा। बच्चू लोगों को पता चलेगा कि उन लोगों ने कैसे बाघ को अपने घर में जगह दी है। यहाँ थियोसोफिस्ट का खास बोलबाला नहीं है, लेकिन वे लोग भी पुरातन पंथियों के पीछे पड़े हुए हैं। यह क्रिश्चियन साइंस हमारे यहाँ वैष्णव की ईश्वर भक्ति की तरह है। कहो कहीं कोई रोग नहीं, बस तुम स्वस्थ हो गए, या कहो सोहम, बस छुट्टी, ऐश करो। देश घोर मैटीरियलिस्ट अर्थात जड़वादी है। इस ईसाई देश के सभी लोग तभी धर्म को मानते हैं जब रोग ठीक कर दो, कोई जादू मंत्र करो कि पैसा बरसने का उपाय हो। इसके अलावा और कुछ खास नहीं समझते। वैसे कोई कोई खासे ऐश में हैं। जितने सारे दुष्ट बदजात ठग प्रवंचक मिशनरी वाले हैं, उन लोगों की गर्दन मरोड़ते हैं और उन लोगों का पाप मोचन करते हैं। इन लोगों ने मुझ में एक नई हुलिया का इंसान देखा है। इन पुरातन पंथियों तक की अक्ल गुम हो गई है और अब सभी भक्ति करने लगे हैं। बाबा ब्रह्मचर्य से बढ़कर और कौन सा बल है भला। ये लोग भले मानस, दयावान और सत्यवादी हैं। यहाँ सब भला है, लेकिन यह जो भोग है यही इन लोगों का भगवान है। रुपयों की नदी, रूप की तरंग, विद्या की लहर, विलास का ढेर, यहीं से सारा कुछ आकार लेता है। महाशक्ति का विकास। ये लोग वामाचारी हैं, उन्हीं की सिद्धि है यहाँ, और क्या। इन लोगों की लड़कियों को देखकर मेरी तो अक्ल गुम है। बाप मुझे बच्चे की तरह घाट, मैदान, दुकान, हाट तक ले जाती हैं, सब तरह के काम करती हैं। मैं तो उसकी चवन्नी का चवन्नी हिस्सा भी नहीं कर पाया। अगला पत्र। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 27 सितंबर 1894। मेरे विभिन्न व्याख्यान और बातचीत के बारे में कलकत्ता से जो किताबें प्रकाशित हुई हैं, उनमें मैंने एक बात पर गौर किया है। उन सब में कुछ एक बातें ऐसे एकरूप तरीके से व्यक्त की गई हैं कि पढ़कर ऐसा लगता है मानो मैं राजनीति की चर्चा कर रहा हूं। लेकिन मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं या राजनीतिक आंदोलनकारी भी नहीं हूं। मेरा लक्ष्य सिर्फ आंतरिक आत्म तत्व की ओर है। अगर वही ठीक हो जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा, यही मेरी राय है। अतः तुम कलकत्ता के लोगों को जरूर से सतर्क कर देना कि मेरे किसी लेख या बातों में झूठ मूठ का कोई राजनीतिक उद्देश्य आरोपित न करें। क्या बेवकूफी है। सुना है कि रेवरेंड कालीचरण बनर्जी ने ईसाई मिशनरी के लोगों के सामने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि मैं एक राजनीतिक प्रतिनिधि हूं। अगर सर्वसाधारण के सामने यह बात कही गई हो तो मेरी तरफ से उससे खुले आम कहना कि वे कलकत्ता के किसी भी अखबार में लिखकर अपनी बात या तो प्रमाणित करें या अपना यह अहम काना मंतव्य वापस ले। यह किसी अन्य धर्मावलंबी का अपमान करने का ईसाई मिशनरी के लोगों का एक अपकौशल मात्र है। मैंने आम तरीके से ईसाई संचालित शासन तंत्र को निशाना बनाकर सरल ढंग से समीक्षा करते हुए कुछ एक कड़ी कड़ी बातें कही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा राजनीतिक या इसी किस्म की किसी चर्चा की तरफ रुझान है या राजनीति या उस किस्म के किसी विषय से मेरा कोई सरोकार है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, इन सब व्याख्यानों के विशेष विशेष अंश उद्धृत करके प्रकाशित करने से एक शानदार मामला बनता है। और जो लोग यह साबित करना चाहते हैं कि मैं एक राजनीतिक प्रचारक हूं, मैं उनसे कहता हूं, हे ईश्वर, मेरे मित्रों के हाथों मेरी रक्षा करो। मेरे मित्रों से कहना, जो लोग मेरी निंदा करते हैं उनको मेरा एकमात्र उत्तर है, बिल्कुल खामोश रहना। मैं उन लोगों का ढेला खाकर अगर कंकड़ मारने जाऊं तब तो मैं भी उन्हीं के स्तर पर उतर आऊंगा। उन लोगों से कहना, सत्य अपनी प्रतिष्ठा अपने आप करेगा। मेरे लिए उन लोगों को किसी से विरोध करने की जरूरत नहीं है। साधारण लोगों से जुड़े इस फिजूल के जीवन और अखबारों की खपत से मैं बिल्कुल ही परेशान हो गया हूं। अब मेरे प्राणों में यह आकांक्षा जागी है, हिमालय की उस शक्ति में गोद में मैं वापस लौट जाऊं। अगला पत्र। शिकागो, सितंबर 1894। इन दिनों मैं इस देश में सर्वत्र घूमता फिर रहा हूं और सब कुछ देख रहा हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि समग्र पृथ्वी में एकमात्र एक ही देश है जहां लोग समझते हैं कि धर्म क्या चीज है। वह देश है भारतवर्ष। हिंदुओं में तमाम दोष त्रुटियां हों,
इसके बावजूद नैतिक चरित्र और आध्यात्मिकता में अन्य जाति से भी काफी ऊर्ध्व है। उनकी निस्वार्थ संतानों की यथा योग्य जतन, तदबीर और उद्यम द्वारा पाश्चात्य की कर्मेषणा और तेजस्विता के कुछ उपादान हिंदुओं की शांत गुणावली में मिला दिए जाएं, तो अब तक पृथ्वी पर जितने भी तरह के मनुष्य नजर आ रहे हैं, उन सबसे काफी उत्कृष्ट किस्म के मनुष्य आविर्भूत होंगे। मैं कब भारत लौट सकूंगा बता नहीं सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस देश में मैं काफी कुछ देख चुका हूं, इसलिए अब बहुत जल्दी ही यूरोप रवाना होने वाला हूं। उसके बाद भारतवर्ष। 5 सितंबर 1894 को मंतव्य। जय जगदम्बे। मुझे उम्मीद से बढ़कर मिला है। मां ने अपने प्रचारक को मर्यादा से अभिभूत किया है। उनकी दया देखकर मैं शिशु की तरह रोया हूं। भगिनी गण, मेरी बहनों, अपने दास को वे कभी त्याग नहीं करती। मैंने जो पत्र तुम लोगों को भेजे हैं वह सब पढ़ने के बाद सब समझ जाओगी। अमेरिका के लोगों को जल्दी ही वे मुद्रित कागजात मिल जाएंगे। पत्रों में जिन लोगों के नाम अंकित हैं, वे लोग हमारे देश के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। सभापति थे कलकत्ता के एक अभिजात्य श्रेष्ठ। दूसरे व्यक्ति थे महेश चंद्र न्याय रत्न, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल और भारतीय ब्राह्मण समाज के शीर्ष स्थानीय। उनकी यह मर्यादा गवर्नमेंट द्वारा भी अनुमोदित है। बहनों, देखिए न मैं कैसा पाखंडी हूं। उस मां की इतनी दया प्रत्यक्ष करने के बावजूद मैं बीच बीच में विश्वास खो बैठता हूं। उन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की। यह देखकर भी मन कभी कभी विषादग्रस्त हो उठता है। बहनों, यह बात हमेशा के लिए समझ लें कि वे ही पिता हैं, वे ही माता हैं। अपनी संतानों का वे कभी परित्याग नहीं करती। ना ना ना। तरह तरह के विकृत मतवाद छोड़ छाड़कर सरल शिशु की तरह उनकी शरण में जाओ। अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। मैं लड़कियों की तरह आंसू बहा रहा हूं। जय प्रभु, जय भगवान। अगला पत्र। वॉशिंगटन डीसी, 23 अक्टूबर 1894। इतने दिनों में इन लोगों के निजी धर्माचार्यों में मैं भी एक धर्माचार्य गिना जाने लगा हूं। ये सभी लोग मुझे और मेरे व्याख्यान पसंद करते हैं। मुमकिन है मैं अगले ठंड के मौसम तक भारत लौट आऊं। आप बंबई के मिस्टर गांधी को जानते हैं? वे अभी शिकागो में ही हैं। जैसे कि भारत में मेरी आदत थी, यहां भी मैं समस्त जगहों में भ्रमण करता रहता हूं। फर्क बस इतना है कि यहां मैं व्याख्यान देता हूं, प्रचार करते हुए घूमता फिरता हूं। हजारों हजार लोग परम आग्रह और सम्मान से मेरा व्याख्यान सुनते हैं। इस देश में रहना बेहद खर्चीला है, लेकिन प्रभु सर्वत्र ही मेरा इंतजाम कर देते हैं। अगला पत्र। वॉशिंगटन, 1 नवंबर 1894। यहां मुझे काफी सद्व्यवहार मिला है। कामकाज भी बखूबी चल रहा है। इस बीच उल्लेखनीय कुछ भी नहीं घटा। सिर्फ भारत से गड्डी गड्डी अखबार पाकर कुछ झुंझलाया जरूर था। मदर चर्च और मिसेज गार्नेसी को वे सब अखबार गाड़ी में लादकर भेज दिए। भारत के लोगों को मना कर दिया कि अब वे लोग अखबार न भेजें। भारत में काफी हलचल मच गई है। आला सिंघा ने लिखा है कि समूचे देश में गांव गांव में मेरा नाम फैल गया है। नतीजा यह हुआ है कि वह पहले जैसी शांति अब नहीं रही। इसके बाद अब कहीं भी विश्राम या छुट्टी पाना मुश्किल होगा। मैं देख रहा हूं भारत के ये अखबार मुझे खत्म किए बिना नहीं मानेंगे। मैंने कब क्या खाया, कब छींका, यह सब प्रकाशित होता रहेगा। वैसे बेवकूफी मेरी ही है। सच तो यह है कि मैं यहाँ आया था कि बेहद खामोशी से कुछ अर्थ संग्रह करूंगा, लेकिन मैं जाल में फंस गया हूं और अब मुझे खामोशी से नहीं रहने दिया जाएगा। अगला पत्र। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 1894। पिछली सर्दी के मौसम में मैंने यहाँ काफी सैर की है। हालांकि यहाँ अतिरिक्त ठंड थी, मगर मुझे उतनी ठंड महसूस नहीं हुई। मुझे लगा था कि मुझे यहाँ भयंकर ठंड झेलनी होगी, लेकिन मौसम मजे मजे में गुजर गया। अगला पत्र। न्यूयॉर्क, 19 नवंबर 1894। अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ प्रेम की, सरलता और सहिष्णुता की। जीवन का अर्थ विस्तार, विस्तार और प्रेम एक ही बात है। अस्तु, प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र कानून है। स्वार्थपरता ही मृत्यु है।
जीवन रहते भी वह मृत्यु है और देहावसान में भी यही स्वार्थ पड़ता ही प्रकृत मृत्यु स्वरूप है। देहावसान के बाद कुछ भी बच नहीं रहता तो लोग यह कहते हैं। उन लोगों को भी यह स्वीकार करना होगा कि यह स्वार्थ पड़ता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परहित चेष्टा का अभाव ही मृत्यु है। 90% जन नर पशु ही मृत हैं। वे लोग प्रेत तुल्य हैं, क्योंकि हे युवक वृंद, जिसके हृदय में प्रेम नहीं वह मृत होने के अलावा और क्या है। हे युवक वृंद, दरिद्र, अज्ञ और निपीड़ित जनगण की पीड़ा तुम लोग अपने अपने प्राणों में महसूस करो। उस अनुभव की वेदना से तुम सबके हृदय अवरुद्ध हो, तुम सबका दिमाग चलता रहे, तुम लोग उस दर्द से पागलपन की दहलीज तक पहुंच जाओ। तब जाकर भगवान के पाद पद्य में अपने अंतर की वेदना बताओ, तभी तुम लोगों को उनसे शक्ति और सहायता मिलेगी। तुम सब में अनंत उत्साह, अनंत शक्ति जाग उठेगी। पिछले 10 वर्षों से मेरा मूल मंत्र था, आगे बढ़ो। अभी भी कहता हूं, आगे बढ़ते जाओ। इन दिनों अपने चारों तरफ अंधेरे के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी मैं कहता हूं, आगे बढ़ते जाओ। अब भी जरा जरा प्रकाश दिखाई दे रहा है, अब भी मैं कहता हूं, आगे बढ़ो, डरो मत। वत्स, ऊपर के तारक खचित अनंत आकाश मंडल की ओर भय से देखते हुए यह मत सोचो कि वह तुम्हें कुचल डालेगा। प्रतीक्षा करो, तुम देखोगे, कुछ ही देर बाद देखोगे, सब कुछ तुम्हारे पैरों तले है। सुनो, रुपए पैसों से कुछ नहीं होता, न नाम मिलता है, न यश, कोई विद्या भी प्राप्त नहीं होती, लेकिन प्यार से सब कुछ मिल जाता है। चरित्र ही बाधा विघ्न भरे वज्र दृढ़ प्राचीर में से राह निकाल सकता है। मैंने हमेशा ही प्रभु पर निर्भर किया है, दिवालोक जैसे उज्जवल सत्य पर निर्भर किया है। मुझे अपने विवेक पर कहीं यह कलंक लेकर मरना न पड़े कि मैं नाम के लिए, यहाँ तक कि दूसरों का उपकार करने के लिए आंख मिचौनी खेलता रहा हूँ। अगला पत्र, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, 6 दिसंबर 1894। मैंने अपने धन का कुछ हिस्सा भारत भेजा है और इस कोशिश में लगा हूं कि जल्दी ही सारा धन वहां भेज दूं। अपने पास सिर्फ लौटने भर का धन रख लूंगा। अगला पत्र, कैम्ब्रिज, 26 दिसंबर 1894। अक्सर सुनता हूं कि किसी न किसी मिशनरी अखबार में मुझ पर हमला करते हुए कुछ कुछ लिखा जा रहा है। उसमें से कुछ भी देखने या पढ़ने का मेरा मन नहीं होता। अगला पत्र, शिकागो, 1894। प्रभु कृपा से अभी भी नाम यश की इच्छा मेरे मन में नहीं जागी, शायद जागेगी भी नहीं। मैं तो यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। इस यंत्र में, इतने दूर देश में, हजारों हजार हृदयों में वे धर्म भाव उद्दीप्त कर रहे हैं। हजारों हजार नर नारी इस देश में मुझसे अतिशय स्नेह, प्रीति और भक्ति करते रहते हैं। हजारों पादरी और पुरातन पंथी ईसाई मुझे शैतान का सहोदर समझते हैं। मैं उनकी कृपा पर चकित हूं। जिस शहर में भी जाता हूं हलचल मच जाती है। इन लोगों ने मुझे नाम दिया है साइक्लोनिक हिंदू। याद रखो, यह सब उन्हीं की इच्छा है। आई एम ए वॉइस विदाउट ए फॉर्म। अगला पत्र, शिकागो, 3 जनवरी 1895। मैं देख रहा हूं इस देश में भी मेरे लिए काफी काम पड़ा है। पता नहीं कब भारत जाना होगा। वे जैसे मुझे चला रहे हैं मैं उसी तरह चल रहा हूं। मैं पूरी तरह उनके हाथों में हूं। अगला पत्र, शिकागो, 3 जनवरी 1895। पिछले इतवार को ब्रुकलिन में व्याख्यान दिया। शाम को वहां पहुंचा। मिसेज हीगल ने मेरे अभिनंदन का आयोजन किया था और डॉक्टर जेम्स वगैरह एथिकल सोसाइटी के कई विशिष्ट सदस्य वहां उपस्थित थे। उन लोगों ने सोचा था कि प्राच्य देशीय धर्म प्रसंग ब्रुकलिन के जनसाधारण को पसंद नहीं आएगा, लेकिन प्रभु कृपा से व्याख्यान बेहद साफल्य मंडित हुआ है। ब्रुकलिन के प्राय 800 गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए। जिन लोगों का यह ख्याल था कि व्याख्यान सफल नहीं होगा, उन्हीं लोगों ने कई धारावाहिक व्याख्यानों का आयोजन किया है। यहाँ एक नया गाउन जुटाने की कोशिश में हूँ। पुराना लबादा भी यही है, लेकिन बार बार धोने के फल स्वरूप वह इतना छोटा हो गया है कि वह पहनकर लोगों के सामने जाया नहीं जा सकता। लगता है शिकागो में हूबहू वैसा ही गाउन मिल जाएगा। अगला पत्र, शिकागो, 11 जनवरी 1895। इस देश के 2 प्रधान केंद्र बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच भागता दौड़ता रहता हूं। इसमें बोस्टन को मस्तिष्क और न्यूयॉर्क को मनी बैग कहा जा सकता है।
दोनों ही शहरों में मेरा कामकाज आशातीत रूप से सफल हुआ है। अखबारों में क्या छपा है इस बारे में मैं माथापच्ची नहीं करता। यह भी आशा मत करना कि वे सब रिपोर्ट मैं तुम लोगों को भेजूंगा। शुरू शुरू में थोड़ी बहुत हलचल जरूरी थी। जो यथार्थ सत्य है मैं उसी की शिक्षा देना चाहता हूँ, चाहे यहाँ हो या अन्यत्र। मैं किसी की परवाह नहीं करता। जितने दिनों तक देह त्याग नहीं करता उतने दिनों तक अथक काम किए जाऊंगा। मृत्यु के बाद भी जगत के कल्याण के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। यहाँ हजारों भले लोग मेरे प्रति श्रद्धा संपन्न हैं। अखबारों में छपी अफवाहें जितना मुझे बढ़ा नहीं सकी उससे कहीं अधिक इस देश में मेरा प्रभाव धीरे धीरे पर अधिक विस्तृत होकर फैल गया है। पुरातन पंथी अपनी रग रग से यह समझ चुके हैं और किसी हाल भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं, और इसलिए कि मेरा प्रभाव बिल्कुल नष्ट हो जाए इस कोशिश में रंच मात्र भी त्रुटि नहीं रख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने घोषणा कर दी है, वे लोग सफल नहीं होंगे। प्रभु मुझे प्रतिदिन निरंतर गहरी से गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। मुझे जिन लोगों को शिक्षा देनी है, भले वे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मैं इसमें फर्क नहीं मानता। जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए मैं सर्वदा प्रस्तुत हूं, यह जान लो। मुझे खामोशी से धीर स्थिर चित्त से काम करने दो। प्रभु सर्वदा मेरे साथ है। अगला पत्र, शिकागो, 12 जनवरी 1895। अब तुम लोग हमेशा के लिए यह जान लो कि मैं नाम यश या इस तरह की फिजूल चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। जगत के कल्याण के लिए मैं अपने भाव विचारों का प्रचार करना चाहता हूँ। तुम लोगों ने खूब बड़ा काम जरूर किया है, लेकिन काम जितनी दूर हुआ है उससे केवल मेरा ही नाम यश फैला है। केवल जगत की वाहवाही लूटने के लिए ही जीवन खर्च करने के बजाय मुझे लगता है कि मेरे जीवन का और अधिक मूल्य है। ऐसी अहम काना अहम की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, यह जान लो। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, 24 जनवरी 1895। मेरे अंतिम व्याख्यान को पुरुषों का समादर नहीं मिला, लेकिन महिलाओं में अत्यधिक समादृत हुआ है। तुम जानते हो कि ब्रुकलिन नामक जगह नारी अधिकार आंदोलन के विरोध का केंद्र रही है। इसलिए जब मैंने कहा कि महिलाएं सभी विषयों में अधिकार पाने के योग्य हैं और उन्हें पाना ही चाहिए, यह उचित है। जाहिर है कि पुरुषों को यह पसंद नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, महिलाएं बेहद खुश हैं। इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्वामी जी की बहन दीदी स्वर्णमयी की तस्वीर देख पा रहे हैं। विस्तृत विवरण सुनाती हूँ। दीदी स्वर्णमयी मंझले भाई महेंद्र नाथ और छोटे भाई भूपेंद्र नाथ के अलावा अन्य भाई बहनों की कोई खोज खबर नहीं मिलती। सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है कि बहन योगिंद्र बाला और एक अन्य बहन ने अपनी अपनी ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। दीदी स्वर्णमयी एक समय गौर मोहन स्ट्रीट वाले पुश्तैनी मकान में ही निवास करती थीं। 70 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान 16 फरवरी 1932 को हुआ। अगले वीडियो में स्वामी जी से संबंधित कुछ और तस्वीरें और स्वामी जी के लिखे कुछ और पत्र लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।